अगर आपने ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट व जैसे पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के बारे में सोचते हैं तो आपका रिलेशनशिप मैनेजर तो या तो रेकमेंड कर दिया जाता है और वो होते हैं कि मोतीलाल ओसवाल नेक्स्ट $1 ट्रिलियन अपॉर्चुनिटीज पोर्टफोलियो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड AIF। ये तो ट्रेडिशनल ऑप्शन से अलग होते हैं। यह वीडियो में हम देखें कि यह AIF किसी तरीके से वर्क करते हैं और किसी तरीके से परफॉर्मेंस दे सकते हैं जिसके वजह से हम एक अच्छा इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू होलिस्टिक इन्वेस्टमेंट यूट्यूब चैनल। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट मोतीलाल ओसवाल NTDOP का फीचर्स देखने से पहले हम देखें कि यह कैटेगरी 3 AIF का जनरल रेगुलेशन, जिसके वजह से हमको थोड़ा सा इंसाइट्स मिलते हैं कि यह फंड किसी तरीके से काम कर सकते हैं। इसका मिनिमम टिकट साइज होते हैं कि ₹1 करोड़। यह तो ओपन एंडेड भी कर सकते हैं और क्लोज एंडेड फंड भी कर सकते हैं। और इसका मिनिमम कॉर्पस साइज होता है कि ₹20 करोड़। और इसमें लिवरेज पोर्शन देखेंगे तो अप टू 2 टाइम्स ऑफ द टोटल फंड कॉर्पस। यह तो कोई भी मैंडेटरी नहीं है कि रेगुलर इंटरवल्स में उसका अर्निंग्स को पब्लिक को दिखाने में। यह तो वो चाहते हैं तो दिख कर सकते हैं, लेकिन मैंडेटरी नहीं है। और अगर आप टैक्सेशन के बारे में चिंता लेने की आवश्यक नहीं पड़ती है एज ए इन्वेस्टर, क्योंकि यह तो फंड लेवल में भी यह तो टैक्सेबल होते हैं। टेबल तो मोतीलाल ओसवाल NTDOP फीचर्स के बारे में इन्वेस्टर के लिए जानकारी देते हैं और इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट पर ही ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद ही हो तो अदर फीचर्स पर कंसिडर करना चाहिए। और यह मोतीलाल ओसवाल नेक्स्ट $1 ट्रिलियन अपॉर्चुनिटीज़ पोर्टफोलियो ही नहीं, लेकिन सभी AIF का मिनिमम इन्वेस्टमेंट होता है कि ₹1 करोड़। इसलिए यह तो ऑब्वियस फैक्ट होते हैं कि यह मोतीलाल ओसवाल नेक्स्ट $1 ट्रिलियन अपॉर्चुनिटीज़ पोर्टफोलियो तो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए ज़्यादा फ़ायदा उठा पाएगी, लेकिन आम आदमी के लिए वो तो उतना फ़ायदा और आइडियल इन्वेस्टमेंट नहीं होते हैं। और निफ्टी 500 TRIE इसका बेंचमार्क की तरह उपलब्ध कर दिया जाता है और यह तो प्रीडोमिनेंटली इन्वेस्ट कर दिया जाता है कि लार्ज और कि मिड कैप स्टॉक्स में। वो तो फोकस कंपनीज में इन्वेस्ट कर दिया जाता है जो कंपनीज होते हैं कि GDP ग्रोथ के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी, वो कंपनीज में वो तो स्ट्रैटेजाइज करते हुए इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं। मोतीलाल ओसवाल NTDOP का इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी देखेंगे तो ये तो 4 चीज़ों पर ज़्यादा फोकस रखते हैं। होते हैं कि क्वालिटी, ग्रोथ, लॉन्गविटी एंड प्राइस। AIM QGLP कर सकते हैं। यह स्ट्रैटेजी तो इसी तरीके से काम करते हैं। ये तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पर ज़्यादा विश्वास रखते हैं और यह स्ट्रैटेजी में लो चर्निंग ऑफ स्टॉक्स और लोअर कॉस्ट होने के कारण इसका रिटर्न्स तो एनहांस होते हैं। और वो तो इसी कंपनीज में आइडेंटिफाई करते हुए इन्वेस्ट करते हैं जिसके पोटेंशियल होते हैं कि लॉन्ग रन में वेल्थ क्रिएशन के लिए। और देखें तो ये तो कम कंपनीज में ही फोकस करते हैं और इसका रेंज होते हैं कि 25 to 30। वो तो बैलेंस रखने के लिए ज़्यादा कोशिश करते हैं बिटवीन ग्रोथ एंड वैल्यू पिक्स। इसमें देखेंगे तो वो तो इसी कंपनीज में इन्वेस्ट कर दिया जाता है जिसके लिए पोटेंशियल होते हैं कि 20 to 25% ऑफ द नेटवर्थ तो ग्रो हो सकते हैं भविष्य काल में। हम यह इन्वेस्टमेंट का करंट पोर्टफोलियो देखेंगे। ये मोतीलाल ओसवाल NTDOP तो QGLP स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं। अब हम पहले इन्हें बता लिया ना, ये QGLP स्ट्रैटेजी तो क्या होता है। ये तो लॉन्ग रन में जो स्टॉक्स अच्छा रिटर्न दे सकते हैं वो स्टॉक्स को चुनते हैं और पोर्टफोलियो के लिए भी वो तो 25 to 30 स्टॉक्स ही ऑन एन एवरेज पिक करते हैं और उस वजह से वो तो इफेक्टिव पोर्टफोलियो बनना चाहते हैं। अब देखें कि यह सेक्टोरियल एलोकेशन किसी तरीके से होते हैं। अब देखते हैं कि यह टेबल वजह से हमको मिलते हैं कि टॉप 10 सेक्टोरियल होल्डिंग्स और यह सेक्टोरिंग होल्डिंग्स वजह से हमको यह जानकारी आसानी से मिलते हैं कि बैंक सेक्टर ही इससे ज़्यादा एलोकेशन दे दिया जाता है और वो होते हैं कि 23.71%। और बैंक सेक्टर में भी टॉप 10 होल्डिंग्स देखेंगे तो होते हैं कि ICICI बैंक और कि कोटक महिंद्रा बैंक। हम देखेंगे कि ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट का मार्केट कैप, यह तो प्रीडोमिनेंटली लार्ज और मिड कैप में इन्वेस्ट कर दिया जाता है और इसका असेट एलोकेशन परसेंटेज हो सकते हैं कि 51.5% और कि 45.2% रेस्पेक्टिवली। नेक्स्ट हम देखेंगे कि मैनेजमेंट फ़ी, ये तो इन्वेस्टर का लमसम इन्वेस्टमेंट पर निर्भर होते हुए फिक्स्ड मैनेजमेंट फ़ी तो चार्ज कर दिया जाता है और इसका रेंज होते हैं कि 1.5 से 2.5% तक।
उसके जोड़ते हुए वो तो इनिशियल सेटअप चार्ज भी लेते हैं और वो होता है कि एडिशनल 2%। और उसके बाद इसमें कोई भी हर्डल रेट ना होते हैं। हर्डल रेट तो क्या होते हैं, ये तो बेंचमार्क होते हैं जिसने फंड मैनेजर को बीट करने की ज़रूरत पड़ती है अगर वो तो कैरी फी लेना चाहते हैं तो। लेकिन इसमें कोई भी हर्डल रेट नहीं है। हर्डल रेट हम यह कह सकते हैं कि फंड मैनेजर का थ्रेशोल्ड। लेकिन यह मोतीलाल ओसवाल NTDOP में कोई भी हर्डल रेट न होने के कारण जो भी वो रिटर्न जनरेट करते हैं 2% और कि 12%, तो फंड मैनेजर तो कैरी फी लेने ही पड़ती है। इसीलिए ही हम कह सकते हैं कि यह ज़ीरो असिस्टेंट मैनेजमेंट फ़ी तो लीस्ट अट्रैक्टिव होते हैं यह मोतीलाल ओसवाल NTDOP में। हम किसी भी इन्वेस्टमेंट चुनने से पहले उसका परफॉर्मेंस के बारे में ज़्यादा जानकारी होना चाहिए। इसलिए अब हम देखें कि यह मोतीलाल ओसवाल NTDOP का परफॉर्मेंस। अब देखें तो निफ्टी 500 TRI इसका बेंचमार्क की तरफ उपलब्ध कर दिया जाता है। अब हम देखते हैं कि इसका पीरियोडिक रिटर्न CAGR दोनों शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में। अब देखें तो ये टेबल तो हमको यह एनालाइज करते हुए हमको यह जानकारी मिलती है कि पिछले 5 साल में यह तो फंड तो अच्छा परफॉर्म कर दिया जाता है और लॉन्ग रन में ही यह तो बेनिफिशियल हो सकेंगे। इसलिए जो इन्वेस्टर इसमें लॉन्ग रन में इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं वो इन्वेस्टर ही इससे फ़ायदा उठा पाएगी। यह ऑल्टरनेटिव फंड तो म्यूचुअल फंड की तरह काम करने के कारण हम इसको म्यूचुअल फंड के साथ कंपेयर कर सकते हैं। इसलिए हम कंपेयर करते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ इक्विटी का रिटर्न्स और कि मोतीलाल ओसवाल NTDOP का रिटर्न्स। अब देखें तो इक्विटी स्मॉल कैप में ही ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन उसमें ही इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा रिटर्न्स भी मिलते हैं लॉन्ग रन में। और यह टेबल तो हमको स्पेसिफिक डेटा मिलते हैं और ग्रेटर इंसाइट्स भी देते हैं कंपैरिजन के लिए। अब देखें तो रिटर्न तो यह कैटेगरी तो लार्ज कैप की तरफ होते हैं, लेकिन मोतीलाल ओसवाल NTDOP में विजिबिलिटी और की ट्रांसपेरेंसी ना होने के कारण यह तो रिस्क एडजस्टेड इन्वेस्टमेंट व्हीकल नहीं हो सकते इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन रिटर्न तो उसी तरीके से ना होने के कारण इन्वेस्टर के लिए यह तो आइडियल चॉइस नहीं बनते इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में। यह मोतीलाल ओसवाल NTDOP का टैक्सेशन देखेंगे तो यह तो फंड लेवल में ही टैक्स होते हैं और यह सब तो पोस्ट टैक्स रिटर्न्स होते हैं। इसमें हाईएस्ट टैक्स रेट भी प्रॉफिट ऑफ द फंड पर निर्भर होते हैं और इसमें टैक्स तो डिस्चार्ज होते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द इन्वेस्टर्स। इसलिए इन्वेस्टर्स तो टैक्स के बारे में कोई भी चिंता लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और इसीलिए वो तो एडिशनल टैक्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो भी हो, रियलाइज्ड और क्या अनरियलाइज्ड गेन, ये सब तो NAV ऑनगोइंग बेसिस में फैक्टर होते हैं और यही तो माना जाता है कि पोस्ट टैक्स पोस्ट मैनेजमेंट NAV। यह टेबल तो आपको टैक्सेशन के बारे में जानकारी देते हैं। इंग्लिश में एक सेइंग होते हैं, नेवर टेस्ट द डेप्थ ऑफ द रिवर विद बोथ योर फीट। जो भी हो, मोतीलाल ओसवाल NTDOP और की कोई अदर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट, ये तो 3 फिल्टर्स वजह से हम एक अच्छा इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं। अब देखें कि ये 3 फिल्टर्स तो क्या होते हैं। फिल्टर 1 होता है कि रेगुलेशन, फिल्टर 2 होता है कि गुड ट्रैक रिकॉर्ड और फिल्टर 3 होता है कि सिंपल एंड ट्रांसपेरेंट। फिल्टर 1 देखें तो ये मोतीलाल ओसवाल NTDOP तो वेल रेगुलेटेड है। अगर देखें तो सभी AIF तो वेल रेगुलेटेड होते हैं सेबी वजह से और जो भी चेंज होते हैं AIF में सेबी के लिए वो तो इन्फॉर्म करने की ज़रूरत पड़ती है स्टिपुलेटेड टाइम में। लेकिन यह मोतीलाल ओसवाल NTDOP तो इक्विटी फंड्स की तरह नहीं होते हैं। इक्विटी फंड्स तो सेबी स्ट्रिंजेंट रेगुलेशंस तो फॉलो करने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन यही AIF तो इसी तरह ना होने के कारण इसलिए तो लेस ट्रांसपेरेंट होते हैं इन्वेस्टर्स के लिए। फिल्टर 2 होते हैं कि ट्रैक रिकॉर्ड। ये मोतीलाल ओसवाल NTDOP में अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। इसका ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो 15 ईयर्स के लिए होते हैं और लॉन्ग रन में ये तो अल्फा तो जनरेट कर दिया जाते हैं और उसका इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी तो वो तो कंसिस्टेंटली फॉलो कर दिया जाते हैं। लेकिन शॉर्ट रन में ये तो उतना सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस नहीं दे चुका है और इसका रिटर्न देखेंगे तो ये तो इंडेक्स को आउट परफॉर्म नहीं कर सकते शॉर्ट रन में। थर्ड और की लास्ट फिल्टर होते हैं कि सिंपल एंड ट्रांसपेरेंट। ये मोतीलाल ओसवाल NTDOP तो सिंपल एंड ट्रांसपेरेंट है। ये प्राइवेट प्लेसमेंट मेमोरेंडम PPM तो की इन्फॉर्मेशन जनरल पब्लिक के लिए नहीं देते हैं
और इसमें देखेंगे तो इंस्टीट्यूशंस और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए ही ये डेटा तो एक्सेसिबल होते हैं। ये डेटा तो कॉमन पब्लिक के लिए एक्सेसिबल ना होने के कारण इसमें ट्रांसपेरेंसी तो कम ही होते हैं, जिसके वजह से ये तो खतरनाक हो सकते हैं इन्वेस्टर के लिए। और इन्वेस्टमेंट व्हीकल पिक करने में हम ज़्यादा सोचना चाहिए ट्रांसपेरेंसी के बारे में। अगर इसमें देखें तो इसमें ट्रांसपेरेंसी भी कम होते हैं और कॉम्प्लिकेटेड वर्किंग प्रोसीजर होने के कारण ये तो आइडियल इन्वेस्टमेंट चॉइस नहीं होते इन्वेस्टर के लिए। अगर आपने इक्विटी म्यूचुअल फंड से कंपेयर किया तो इसमें पूरा ट्रांसपेरेंसी होते हैं और ये तो भी सेफ होते हैं इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करने में। हमने अब तक यह मोतीलाल ओसवाल NTDOP ऑल्टरनेटिव फंड का पूरा एनालिसिस कर दिया है, लेकिन फाइनल वर्डिक्ट तो बाकी हो है। फाइनल वर्डिक्ट हमको किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए ज़्यादा मदद कर सकेंगे। अब देखेंगे तो ये मोतीलाल ओसवाल NTDOP में स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी होते हैं और वो तो हाईली कॉन्सेंट्रेट करते हैं लार्ज और मिड कैप स्टॉक्स में, लेकिन इसमें लिटिल कॉम्प्लेक्स फी स्ट्रक्चर होते हैं और मॉडरेट रिटर्न ही दे सकते हैं। हम देने वाले ये 3 फिल्टर टेस्ट तो ये तो प्रॉपरली पास नहीं कर चुका है, इसलिए ये तो आइडियल इन्वेस्टमेंट व्हीकल नहीं होते इन्वेस्टर के लिए। अगर देखेंगे तो ये तो सफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स के लिए एक आइडियल चॉइस होते हैं, क्योंकि ये तो कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट होने के कारण इसमें ट्रांसपेरेंसी कम होते जो रिटेल इन्वेस्टर्स तो डिज़ायर करते हैं। अगर देखें तो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए तो आइडियल चॉइस नहीं होते, क्योंकि इसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट ही 1 करोड़ होने के कारण रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए तो उतना आइडियल चॉइस नहीं होते उसका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में। अगर पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के बारे में सोचते हैं तो ये मोतीलाल ओसवाल NTDOP तो लीस्ट अट्रैक्टिव होते हैं, क्योंकि यह तो हाई रिटर्न और हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट व्हीकल है और वो तो सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स के लिए ही यह तो वाइएबल ऑल्टरनेटिव हो सकेंगे। इसलिए यह तो आइडियल चॉइस ना होने के कारण हम इक्विटी को प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि यह AIF तो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन नहीं करते हैं लेकिन रिस्क तो एनहांस भी करते हैं। यह तो अच्छा साइन नहीं होते आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में। अगर आपको संदेह है कि किसी तरीके से इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना चाहिए, आपने आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ बातचीत कर सकते हैं। वो तो बताते हैं कि आपका आइडियल इन्वेस्टमेंट व्हीकल तो क्या होते हैं, उसी तरह आप चुनते हैं तो आपका फाइनेंशियल गोल्स आपने आसानी से अचीव कर सकेंगे। अगर आपको यह AIF इन्वेस्टमेंट के बारे में फर्दर एनालिसिस पढ़ना चाहते हैं तो हमारा आर्टिकल को रेफ़र कर सकते हैं और इस आर्टिकल का लिंक तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर तुमको इस टॉपिक में और कोई अदर फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टॉपिक में संदेह है तो हमारा फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। अपॉइंटमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में और फाइनेंस के बारे में तुमको ज़्यादा बताना चाहिए तो हमारा लाइव वेबिनार अटेंड कर दीजिए। वेबिनार का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वेबिनार एब्सोल्युटली फ्री है। इस वीडियो तुमको पसंद है तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।